भूपेंद्र राठौर जी के यहाँ पे जलपान और प्रेस का जो कार्यक्रम पे हम पहुँचे हैं, तो इस अवसर पे वैसे तो अलग अलग मुद्दे हम लोग हर रोज लेते हैं, लेकिन एक इन्होंने जो बात कही है कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का शिकार है। ना तो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुई, फैक्ट्री उद्योग नहीं लगे, पिछले 10 साल में एक भी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप नहीं बनी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम कोई एक्वायर नहीं करेंगे। ना कोई इंडस्ट्रियल हब आया, ना कोई थर्मल का बिजली प्रोडक्शन का कारखाना आया, ना बड़ा कोई विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, लैंडमार्क परियोजना। जैसे एक हमारे समय एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अब जेवर में नोएडा में चला गया। ऐसे में ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला हरियाणा के नौजवान को, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर। सरकारी क्षेत्र में तो जो नौकरी मिलती थी वो भी सरकार ने या तो पद समाप्त कर दिए, तो उनको कच्चों पे परिवर्तित कर दिया। बड़ी नौकरी में या तो पेपर लीक हो गए, भर्ती घोटाले हो गए, या जो कोई लिस्ट आई उन लिस्टों में हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का अवसर मिला। हर दोनों टर्म्स में 4.5 साल तक एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। आखिरी के 6 महीने में ग्रुप डी ग्रुप सी के कुछ पोस्ट निकाल के एक राजनीतिक इस्तेमाल उन पोस्ट का करने के चक्कर में हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया इस सरकार ने, जिस वजह से निराश होकर हरियाणा का नौजवान या तो कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की समस्या आ गई पंजाब से भी ज़्यादा, या कहीं अपराध की बात आ रही है हरियाणा में, और नहीं तो अपना घर बार बेचकर गिरवी लेकर पैसे 50 लाख जो है लोन उठाकर और डंकी के रास्ते विदेश के अंदर जाने पे मजबूर हो गया है, अपने घर परिवार को छोड़कर मजबूरी में, और जान हथेली पे रखकर हर तरीके के रिस्क उठाकर और जाकर वर्षों तक का संघर्ष, 10-10, 15-15 साल तक घर नहीं लौट के आ सकते। ऐसी स्थिति है अमेरिका में। जैसे गए, मैं पीछे मिल के आया, और कुछ प्लेन लेके वापस आओ तो कैसे जाओ वापस, और उस रास्ते से वापस आने को ऐसा पीछे से घर परिवार में हारी बीमारी हो, ब्याह शादी हो, कोई किसी का अटेंड नहीं कर सकता। तो इतनी माता पिता पे क्या स्थिति बन रही होगी, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अमेरिका के अंदर तो ये कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कहा जा रहा है, कनाडा के अंदर, कि जो 80s में 90s में पंजाब से पलायन हुआ था, पिछले 7-8 साल में हरियाणा से उतना पलायन अब हुआ। ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रदेश और इस प्रदेश की सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इन्होंने देश में सबसे ज़्यादा देने वाली सरकार, ये सरकार चाहे हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो, हरियाणा में विकास और खुशहाली आए, केवल ये एक लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के साथ दिन और रात हम मेहनत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारा ना मेरा कोई लक्ष्य है, ना कोई पद की कोई लालसा है, ना कोई जेपी नड्डा पंचकूला आए थे, एक बयान उनके द्वारा दिया गया कि जेपी नड्डा जी का भी अभी एक और, इससे पहले आप रोड शो कर रहे हैं पंचकुला, रोड शो कर रहे हैं पंचकुला में। नड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी। इससे पहले नड्डा साहब ने हिमाचल प्रदेश, उनके खुद के प्रदेश में जाकर कहा था प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी। मगर हिमाचल में तो हमारे भाई सुखविंदर सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी जीती, सुक्खू जी वहाँ मुख्यमंत्री बने। मैं नड्डा जी को केवल यही जवाब देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आप हमारा संदेश जरूर पहुँचाना। नड्डा जी, आप यहाँ पे आओ और मेहनत करो। हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा में वही होगा जो आपके प्रदेश हिमाचल में कुछ महीने पहले हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जो आपके प्रदेश में कुछ महीने पहले हुआ था, बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया है, बीजेपी ने संगठन में बदलाव और किया है। रोहतक में जो 4 बड़े पद दिए गए हैं रोहतक के, चाहे उसमें सतीश नांदल हो, रेणु डाबला हो, अजय बंसल हो, क्या ये आप लोगों को घेरने की तैयारी है? वो तो मैं कह ही रहा हूँ, उसमें कोई, मैं देखो इसका कोई ये नई बात नहीं। हम तो इनके निशाने पे हैं ही। ये पॉलिटिकल घेरा नहीं, हम तो इनके निशाने पे हैं ही। वो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? सत्ता में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को उस हाँ निशाना साधना पड़ता है जहाँ पे प्रदेश के लोगों की जनभावना जहाँ जुट रही हो। तो इसीलिए हम इनके निशाने पे रहेंगे। इसमें कोई, ना तो आपको आश्चर्य होना चाहिए
ना कोई चक्रव्यूह पिछली बार भी रचा गया था। मेरे लोकसभा चुनाव में भी मुझे दोबारा लोकसभा में पहुंचने से वंचित रखने के लिए सत्ता का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया था और साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह रचा गया था। इस बार भी रचा जाएगा, लेकिन इस बार उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। दीपेंद्र और वीरेंद्र की जोड़ी कमाल का जी। वीरेंद्र जो है, वीरेंद्र जी और हमारा बहुत ही पुराना एक पारिवारिक संबंध है। इनके जो पिताजी हैं उनके साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है और कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक हमने एक साथ संघर्ष किया है। आप पेंशन की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला तो अपना मैं समझता हूँ कि भाई जो है क्या जवाब दे, छाछ तो बोले लेकिन छलके भी बोले। मुख्यमंत्री के द्वारा कटाक्ष किया गया कि आसन लगाए बैठा है, क्या कहना चाहिए? ओबीसी वर्ग के लिए हमने अभी पीछे कई सम्मेलन करे, बहुत से ऐसे घोषणाएं थी जिन सबको सम्मेलन के माध्यम से। एक तो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर की वजह से और उसमें कृषि और सरकारी नौकरी के को जोड़ने के बाद जो वंचित परिवार रह जाते हैं उनको जो है राहत के लिए 10 लाख का हम अपना क्रीमी लेयर बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आपको याद होगा बीसी ए समाज के लिए अलग से प्रावधान करके क्लास 1 और क्लास 2 में 10% आरक्षण हुड्डा सरकार में कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब ने करने का काम किया था। टोटल 15% क्लास 1 क्लास 2 और 10%। तो उसमें जो है एक मांग उठी है कि उसको रिवाइज किया जाए, उसको बढ़ाने का काम किया जाए। तो उसमें जो है अपना जनसंख्या के अनुसार सबको अपना अधिकार मिले, तो उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी दोबारा काम करेगी, ये हमने बात की है। तीसरी बात, जनसंख्या जो है उसकी एक जनगणना, जो जनगणना का जो हमारा एक मांग ओबीसी समाज की देश में बड़ी मांग है, हरियाणा प्रदेश में भी बड़ी मांग है कि जनगणना कराई जाए और जनगणना के आधार पर जो है मैं समझता हूँ कि नीतियाँ बने सरकारों की। तो जनगणना तुरंत हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी। 2 लाख से ज़्यादा, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में, जिसमें जेबीटी 20,000 से ज़्यादा, जिसमें 20,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर। अब ये कह रहे हैं ये जो बात करते हैं मेरिट की बात करते हैं, पर्ची खर्ची की बात करते हैं, गेस्ट टीचर्स हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती, एक ऐसी भर्ती जिसमें हरियाणा का कोई गांव नहीं जिसमें मेरिट से उसी गांव का ना लगाओ जिसकी 10वीं 12वीं मार्क्स हो। इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं थी, किसी का सरकार के किसी जो है कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। अपने उसी गांव के लगे मेरिट पे लगे जिन गेस्ट टीचरों को ले लाठियां जिन पे बरसाने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। मैंने जैसे कहा कि आज ये इस तरह के स्लोगन देने वाले ये बताए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, हरियाणा से देश में सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज़्यादा डंकी का रास्ता हरियाणा क्यों ले रहा है, सबसे ज़्यादा नशे से संबंधित ओवरडोज की डेथ हरियाणा में क्यों हो रही है। ये सारी समस्याएं जो है मैं समझता हूँ कि जो है इनका आपको अंदाजा लग सकता है। ईडी के छापे लगातार करनाल में भी और अन्य जहाँ तक ईडी की है, किसी भी जांच एजेंसी की बात है, किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में तो जब तक फैक्ट सारे ना मिल जाए तो कहना मैं समझता हूँ कुछ सही नहीं होता। हमारे इसमें एक जो विधायक के घर छापा पड़ा था कांग्रेस पार्टी के, उनके सारी चीज़ ठीक निकली, कोई उसके उनके पास जो है कोई ईडी ने ना तो ईडी ने कोई बरामदगी दिखाई ना उनका जो है। बाकी क्या है केस में डिटेल्स है वो तो बताने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक जनरल बात जो मैं कहूँगा जांच एजेंसियों को लेकर, इस सरकार की कार्यशैली का एक हिस्सा ये है कि देश में विपक्ष की कहीं भी विपक्ष हो, कहीं भी कोई स्वतंत्र मीडिया का स्वर हो, जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्षी दलों को, मीडिया के स्वतंत्र मीडिया की स्वरों को जांच एजेंसियों के निशाने पे लिया जाए और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को, मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कमजोर करने का काम सरकार लगातार करती रही है। ये इनकी कार्यशैली का हिस्सा है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है
वो जब तक फैक्ट्स नहीं आएंगे उससे पहले। दीपेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि हरियाणा की संपदा को लूटा जा रहा है? जिस तरह से ईडी लगातार रेत के खनन को लेकर छापेमारी की, उसमें तमाम पार्टियों के नेता अब तक सामने आ चुके हैं। क्या हरियाणा की संपदा लूटी गई है? हम पहले ही ये कह चुके हैं कि खनन हरियाणा में एक बहुत बड़ा अगर घोटाला का नाम है तो खनन घोटाले का नाम है, जिसमें बहुत से भाजपा के और जजपा के लोगों के नाम, यहाँ तक कि उसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है। जो अपना तोशाम दादम में जो खनन का मामला आया था, उसमें उस समय के वित्त मंत्री जो हार गए बाद में 19 में चुनाव, और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी उसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय के जो स्पीकर है उनका नाम जो है बार बार, उस आप शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा जजपा के बहुत से लोगों का नाम खनन घोटाले में पूर्णतः। आप यमुनानगर में जाके देखो, पता करो क्या चल रहा है यमुनानगर में। आप महेंद्रगढ़ में जाके पता चलो क्या पता चल रहा है। आप फील्ड में जाओगे महेंद्रगढ़ में, यमुनानगर में, भिवानी, तोशाम, दादम में, आपको ये बता देंगे कि किस किस की पार्टनरशिप है इसमें। बीजेपी के किस एमएलए की, किस मंत्री की पार्टनरशिप है। तो कांग्रेस वाले भी आगे, तो ये कौन सोनीपत वाले नहीं, देखो ये जो आप पता करो, केस का पहले पता कराओ क्या है, उसके बाद आपको पता चलेगा। जो अपना जो है पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार में खनन घोटाले के नाम पर एक बहुत बड़ा हरियाणा की संपत्ति को लूटने का डबल इंजन से लूट रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन से लूट रहे हैं। और केवल खनन घोटाला नहीं, शराब घोटाला ऐसा चल रहा है देश में, कहीं भी शराब घोटाला हो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। अवैध शराब, इलीगल शराब, सोनीपत में कितने लोगों की डेथ होगी इस साल, यमुनानगर में, अंबाला में कितने लोगों की डेथ होगी, देश में कहीं और ऐसा नहीं हो रहा। कोविड के अंदर भी शराब घोटाला चल रहा था। नारा घर घर मोदी का देकर घर घर शराब, आपको पता है ये स्थिति बन रही थी। तो ये जो है डबल इंजन की से हरियाणा की जनता को लूटने की सरकार। हम पहले दिन से हमने कहा था कि 5100 का बुढ़ापा पेंशन का कोई समझौता नहीं, समझौता प्रदेश को लूटने का था। कहीं खनन के महकमे से, कहीं शराब के महकमे से, कहीं एक्साइज के महकमे से, कहीं धान घोटाला सामने आ रहा है। तो ये डबल इंजन की हरियाणा भ्रष्ट सरकार। दीपेंद्र जी, ये मामला है हरियाणा में क्या कांग्रेस के अंदर पावर गेम चल रही है कि जिस तरह से सैलजा के गढ़ में वर्चस्व स्थापित किया गया है हुड्डा गुट की तरफ से? ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। हरियाणा में कहीं अगर गुटबाजी दिखाई दे रही है, आपकी बात सही है, उसको आप रिपोर्ट नहीं कर पाते, हो सकता है आपकी मजबूरी रही हो। उस अगर गुटबाजी है हरियाणा में, बीजेपी में बड़ी भारी गुटबाजी दिखाई दे रही। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के तमाम लीडरशिप एकजुट है। कांग्रेस राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रदेश में उदय भान जी हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है। लेकिन अगर गुटबाजी कहीं दिखाई दे रही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप भी जानते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। बीजेपी और जेजेपी की इस गठबंधन सरकार में गुटबाजी है। पहले तो बीजेपी और जेजेपी में जुट बजा हुआ है। उचाना से कौन लड़ेगा, कभी वीरेंद्र सिंह का कोई बयान, कभी दुष्यंत चौटाला कौन कोई बयान, नारनौल से क्या लड़े, पर इनके आपस में इनकी लड़ाई। उसके बाद बीजेपी के अंदर की लड़ाई। आप धनखड़ साहब से पूछो कि गुटबाजी का क्या कौन शिकार हो रहा है हरियाणा के अंदर, आप पता करो उनके दिल पे क्या बन रही है। आप पता करें कि अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के बीच में बातचीत क्यों नहीं चल रही, क्यों अपना स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइलें नहीं निकली, हरियाणा के अंदर कितना नुकसान हो गया स्वास्थ्य महकमे में, सारे जो है सारे आज अस्पताल क्यों खाली है, डॉक्टर क्यों नहीं है। आप पता करें राव इंद्रजीत क्यों नहीं गए आदमपुर चुनाव में वोट मांगने। आप पता करें कृष्णपाल गुर्जर जी क्यों नहीं गए वोट मांगने। रमेश कौशिक जी क्यों जो है मुख्यमंत्री जी से नदारद रहते। आप पता करें सांसद अरविंद शर्मा जी ने परावर में ये क्यों बोला कि रोहतक में एक पूर्व मंत्री ने 300 करोड़ अमृत घोटाला कर दिया, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। वो शब्द मैं रिपीट करूंगा, शायद आपको बीप 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 करके दिखाना पड़े, हम नहीं चाहते। उन्होंने काफी कुछ बोला था अरविंद शर्मा जी ने, वो आपने कम दिखाया। वो जो है वो मेरे ख्याल जो है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ तो बीजेपी में अलग गुटबाजी, बीजेपी और जेजेपी में अलग लठबाजी, और जेजेपी के अंदर तो इस चरम पे मामला है कि उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में उनके खुद के विधायक नहीं जाते।
कितने विधायक जाते हैं पता करो। ये सत्ता दल है, ये भी दिखाओ आप। तो भाई बाकी आप लोग ये कह सकते हो कि इतना बड़ा परिवार सत्ता दल आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव, तो भाई जो है अब अगर वो ये बात कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में सर इंडिया गठबंधन हो रखा, देश में हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है और हरियाणा प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी सक्षम है 90 की 90 सीटों और 10 की 10 लोकसभाओं में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है। दीपेंद्र जी, आप लोग अकेले लड़ेंगे या हम साथ हैं, कोई अलग थोड़ी होता है, हम साथ हैं सारे। दीपेंद्र जी लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, क्रिमिनल्स द्वारा स्पॉन्सर किए गए इस तरीके की बातें पीछे सामने है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यूएस जब आपकी बातें सामने आई कि क्रिमिनल लोग थे जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया। मेरा सारा कार्यक्रम मैंने स्पॉन्सर किया था खुद ही, मैं अपने से गया था और सारा जो है, अब आप सुबह से लेकर शाम तक हम हजारों आदमियों से मिलते हैं, चाहे यूएस हो चाहे यहाँ हो। यहाँ भी सुबह से लेकर आप भी मिलते हैं, कोई इस कमरे में जो खड़े हैं, कोई अगर किसी का किसी पे कोई पर्चा दर्ज है, आपको थोड़ी शक्ल से थोड़ी पता चलेगा किसका क्या है। लेकिन तो ये जो है मैं समझता हूँ कि भाई किसी का जो है जिसने हाईलाइट किया, भाई अब क्या करें, जो है वो मेरे खिलाफ जो है बोलते रहते हैं, मुझे निशाने पे लेते रहते हैं। तो मैं तो देखो सरकार के खिलाफ तो आवाज़ में उठाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, मगर मुझे इस बात की संतुष्टि जरूर है कि भाजपा, पूरी प्रदेश की भाजपा के निरंतर निशाने पे मैं रहता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा तगमा है, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम उनको मैं परेशान रखता हूँ। उनको लगता है मुख्यमंत्री बनने वाले आप? मेरा लक्ष्य, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा कोई किसी पद का आज तक लक्ष्य नहीं रहा है। मेरा केवल एक लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। अहंकारी सरकार है हरियाणा में, हर वर्ग के साथ इतना अपमानित करने वाली सरकार, 750 किसानों की जान लेने वाली सरकार, हमारी महिलाओं को, खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली सरकार, हर वर्ग पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, हरियाणा के नौजवान को बेरोजगार